हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन that can substitute the line one who is one who is indifferent to joy, pain, pleasure और grief। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जो है सी ऑप्शन, स्टोइक। तो देखिए इसका मतलब होता है कि सुख दुख में समान रहने वाला। ठीक है, सुख दुख में समान रहने वाला। वन हु इज इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, ये हो जाएगा आपको स्टोइक। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टोइक, यानी सुख सुख दुख में, ठीक है, सुख दुख में समान रहने वाला। ठीक है, सुख दुख में समान रहने वाला। उसके बाद देखिए टॉलरेंट, TOLERANT, टॉलरेंट मतलब होता है सहिष्णु। टॉलरेंट मतलब क्या होता है? तो सहिष्णु। ठीक है, टॉलरेंट मतलब सहिष्णु। उसके बाद देखिए पेसिव, PASSIV, पेसिव मतलब क्या होता है? तो पेसिव मतलब होता है शांत। पेसिव मतलब क्या होता है? शांत। ठीक है, पेसिव मतलब शांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि हाउ मेनी डेज इन फरवरी ऑफ अ लीप ईयर। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 29। तो देयर आर टोटल 29 डेज इन फरवरी ऑफ अ लीप ईयर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 3 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगा? तो इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगा COURTEOUS। क्या हो जाएगा? COURTEOUS। ठीक है, कोर्टियस मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र होता है। ठीक है, विनम्र। उसके बाद अन्य विकल्प को यदि देखें तो देखिए FRIGIDITY, इसका मतलब होता है आपको ठंडापन। ठंडापन, ठीक है, ठंडापन। उसके बाद देखिए उसके बाद है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। मैंडेटरी मतलब आवश्यक। उसके बाद देखिए एमनेशिया, AMNESIA, एमनीसिया मतलब क्या होता है? तो स्मृति भ्रम। क्या होता है? स्मृति भ्रम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, तो 4 का होगा सी। दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो 5 है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words, the state of being full or complete। तो 5 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी ये हो जाएगा आपको प्लेंटीट्यूड। प्लेंटीट्यूड मतलब होता है प्रचुरता, प्रचुरता या फिर विपुलता, विपुलता। ठीक है, तो याद रखना है द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट। द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, इसका अर्थ होता है प्लेंटीट्यूड। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है PLEBISCIT, इसका अर्थ क्या होता है? तो जनमत, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह। उसके बाद देखिए PLIABILITY, इसका मतलब होता है अनुकूलन,
अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए प्लंडर, PLUNDR, प्लंडर मतलब होता है लूटना, प्लंडर मतलब लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर इंडोर गेम्स। तो यहाँ पर 6 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए ऑल ऑफ द एबव आर इंडोर गेम्स, क्या हो जाएगा, लूडो, कैरम, चेस, ऑल ऑफ द एबव। 7 देखिए, 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन क्लाउड 9। देखिए ऑन क्लाउड 9 इडियम का अर्थ होता है अत्यधिक 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 प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, अत्यधिक प्रसन्न होना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको वेरी हैप्पी। क्या होगा, वेरी हैप्पी, यानी ए ऑप्शन। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वुमन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। तो देखिए वुमन हु इज़ द हेड ऑफ फैमिली, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपको MATRIARCH। ठीक है, इसका अर्थ होता है कुल माता। क्या होता है, कुल माता। ठीक है, कुल माता। उसके बाद देखिए यहाँ पे है PATRIARCH, PATRIARCH, इसका मतलब होता है परिवार का पुरुष मुखिया, परिवार का पुरुष मुखिया। उसके बाद देखिए मोनोगैमी, मोनोगैमी मतलब होता है एक विवाह की प्रथा, एक विवाह की प्रथा, एक विवाह की प्रथा। ठीक है, एक विवाह की प्रथा को कहते हैं मोनोगैमी। ठीक है, और उसके बाद एक होता है पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी, इसका अर्थ होता है बहु विवाह प्रथा। क्या होता है, बहु विवाह प्रथा। ठीक है, तो पॉलीगैमी POLY, GAMY, पॉलीगैमी मतलब होता है बहु विवाह प्रथा। नेक्स्ट 9 देखिए। अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। देखिए हिंदी है कि जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रावधान नहीं पड़ता वे कहलाते हैं। तो 9 का होगा बी, अव्ययी। तो देखिए जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ठीक है, वे अव्ययी कहलाते हैं, अव्ययी। तो ये बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अव्ययी का शाब्दिक अर्थ है अ प्लस व्यय, यानी जो वे न हो उसे अव्ययी कहते हैं। ठीक है, इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, यह सदैव समान रहता है। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, ठीक, तथा और परंतु इत्यादि। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा होता है विषम्यादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 है निम्नलिखित में से देशज शब्द पहचानिए। तो 10 का होगा बी, ठोकर। क्या हो जाएगा, ठोकर हो जाएगा। ठीक है, तो देशज शब्द क्या हो जाएगा, ठोकर। देखिए स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, तो देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से जो गृहीत हो, जैसे लोटा, कटोरा, गाड़ी, पैसा, दाल, भात, दारू, बेटा आदि। बेगम तुर्की भाषा का शब्द है। 11 है वैभव का घोड़ा तेज भागता है, वाक्य में अविकारी शब्द है। 11 का बी, तेज। तो वैभव का घोड़ा तेज भागता है, वाक्य में अविकारी शब्द क्या है, तो तेज है। अविकारी शब्द क्या है, तो अव्यय होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, अन्वेषण शब्द किन 2 शब्दों से बना है। तो 12 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अन्वेषण शब्द किन 2 शब्दों से बना है, तो 12 का बी, अनु प्लस एसन। ठीक है, 12 का बी, अन्वेषण शब्द 2 शब्द अनु प्लस एसन से मिलकर बना है। अनु प्लस एसन यानी अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण में यन संधि है। यन संधि के उदाहरण है अति प्लस अल्प, अत्यल्प, देवी प्लस अर्पण, देवर। ठीक है, देव्यर्पण,
सु प्लस आगत स्वागत। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्ण विराम, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, तो होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो इस तरह से जो है पूर्ण विराम होता है। ठीक, देखिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के पूरा या खत्म हो जाने उपरांत जो है लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद यदि देखें तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग जो है प्रश्न सूचक और विषमयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जो है इस तरह से होता है, ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक, उसके बाद होता है अल्प विराम, अल्प विराम। तो अल्प विराम होता है इस तरह से। ठीक है, अल्प विराम जो होता है आपको इस तरह से होगा, अल्प विराम। ठीक, उसके बाद देखिए संयोजक चिन्ह, तो संयोजक जो हो जाएगा ये है अल्प विराम, ये है अल्प विराम का चिन्ह। और संयोजक, तो संयोजक जो होता है ये संयोजक होता है इस तरह से। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 14 है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 14 है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो बी ऑप्शन, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये होगा हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे। नेक्स्ट 15 है कि कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह है। 15 का बी, तो देखिए अंग और अह क्या है, अयोगवाह है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह ध्वनि कहते हैं क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है न ही व्यंजन के अंतर्गत। अयोगवाह ध्वनियाँ स्वर के अंतर्गत लगते हैं। ऐसे वर्ण जो अ के योग से उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। 16 देखिए, कहता कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जल थल में पंक्ति में अलंकार है। 16 का होगा ए अनुप्रास। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उपरोक्त पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना अनुप्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। तो जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है, छेकानुप्रास, कृत्यानुप्रास, तीसरा होता है श्रुत्यानुप्रास, चौथा होता है अंत्यानुप्रास और लटानुप्रास। नेक्स्ट देखिए 17 है रति का स्थायी भाव, रति का स्थायी भाव का रस है, तो ए ऑप्शन श्रृंगार। रति अस्थायी भाव का रस श्रृंगार है। ठीक है, आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को जो है रस राज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, जिसे काव्य शास्त्र में आप रति अस्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, रति अस्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे श्रृंगार रस को कहते हैं, इसका अस्थायी भाव है रति। ठीक है, हास्य रस का जो अस्थायी भाव है ये हास है। ठीक है, क्या हास। करुण का जो है करुण का अस्थायी भाव है शोक। वीर का अस्थायी भाव क्या है, वीर का अस्थायी भाव है उत्साह। रौद्र का अस्थायी भाव क्या है, देखिए रौद्र का अस्थायी भाव है क्रोध। रौद्र का अस्थायी भाव क्या है, तो क्रोध है। भयानक का जो अस्थायी भाव है, देखिए भयानक, इसका अस्थायी भाव क्या है, तो भय है। ठीक है, विभत्स इसका अस्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा क्या है, जुगुप्सा। ठीक, अद्भुत का जो अस्थायी भाव है यह है विस्मय, क्या है, विस्मय है। ठीक, शांत का जो अस्थायी भाव है ये निर्वेद है, निर्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 है नीलकंठ में समास है। 18 का सी कर्मधारी, नीलकंठ में कर्मधारी समास है। ठीक है, यहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मूल हो, जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मूल हो जिनमें एक विशेष्य तथा दूसरा विशेषज्ञ होता है, यह एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, उसे कर्मधारी समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कर्मधारी। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर।
ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा प्रत्येक दो पदों के बीच और एवं या अथवा का लोप रहता है, ठीक। जैसे लोटा डोरी, ठीक है, सीताराम, ठीक है, माता पिता। क्वेश्चन नंबर 19 कहते जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद हो वहाँ जो अलंकार होता है। 19 का बी रूपक। जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद हो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का जो निषेध रहित आरोप हो, ठीक है, तथा उपमेय और उपमान को एक रूप जो है कह दिया जाए, ठीक है। जैसे बीती विभावरी जागी रे, ठीक है, अंबर पनघट में डूबो रही, ठीक है, तारा घट उषा नागरी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही है। तो ए ऑप्शन देखिए शंकर। तो देखिए दंत स्वप्नम सरकार इसका मतलब होता है मिश्रित, तालब स्वप्नम सरकार इसका मतलब होता है शिव, ठीक है। तो शंकर का अर्थ होता है मिश्रण दो प्रकार का, और तालब स्वप्नम सरकार का अर्थ होता है शिव भगवान शंकर। नेक्स्ट 21 है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द। तो ए ऑप्शन अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो इसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। कुछ अन्य वाक्यांश के लिए देखिए एक शब्द, जैसे अचानक होने वाला आकस्मिक, कम बोलने वाला को क्या कहते हैं मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। जो पहले न घटित हुआ हो उसे क्या कहते हैं अभूतपूर्व, ठीक है, जो पहले न घटित हो। जो कुछ न जानता हो अज्ञ, ठीक है। भूख से व्याकुल क्या कहते हैं भूख से व्याकुल, इसे कहते हैं क्षुद्धातुर। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, जो नष्ट होने वाला हो अनश्वर। 22 कहता है वधु प्लस उत्सव से बना शब्द। बी ऑप्शन वधुत्सव। फिर वधुत्सव में दीर्घ संधि है, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता भयु न भुवन भरत सम भाई, पंक्ति में छंद है तो इसका ए क्या है चौपाई, ठीक है। तो यहाँ पे है चौपाई। चौपाई यह जो है साम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गीत की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। छंद 4 प्रकार के होता है, वर्णिक, मात्रिक, उभय और मुक्त। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 की यदि बात करें तो 24 में है कि अर्धि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अर्धि तो 24 का होगा सी ऑप्शन, क्या होगा अ र ध य प्लस अ, ठीक है। अर्धि तो अ र ध य और अ, ये सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, ठीक। और 23 का जो है 23 का कहता है कि भयो न भुवन सम भाई, पंक्ति में छंद है तो 23 का है ए चौपाई, ठीक है। क्या है तो चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कहता घोष व्यंजन पहचानिए। 25 का सी ज। तो घोष व्यंजन है ज। जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है। तो घोष व्यंजन क्या है तो जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वहाँ घोष व्यंजन होते हैं, ठीक। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा। जैसे देखिए ग, घ, र, ज, झ, य, ट, ड, ढ, न, ये सब क्या है तो घोष। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। तो अघोष हो गया आपको क, ख, च, छ, उसके बाद ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब क्या हो गया अघोष हो गया। तो अघोष जो व्यंजन होता है वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य संबंध हो वहाँ समास होता है। तो 26 का बी कर्मधारी। तो देखिए कर्मधारी समास, जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहाँ कर्मधारी समास होता है।
ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण नीलकमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में है जो उत्तम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब देखिए 27 से 29 तक जो है पैसेज है, ठीक है, क्या है पैसेज, इसको पढ़ना है। देखिए बुद्धि मानव सभ्यता के उत्थान का मुख्य कारक रही है। बुद्धि के प्रयोग से, ठीक है, बुद्धि के प्रयोग से मानव मात्र में अपनी जो सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर आधुनिक भौतिक युग की रचना की है। सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक की यात्रा बुद्धि के रथ पर सवार होकर की गई है। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा हो सका है। बुद्धि के जो है समक्ष बल और तेज जो है निरुपाय होकर रह गए हैं और जगत में बुद्धि सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो गई है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर बुद्धि के द्वारा ही अनेक युद्धों में जो है विजय श्री बुद्धिमान को मिली है। बुद्धि का एक अहम कारण है उत्पादक न होते हुए एक वर्ग उत्पादन का नियंत्रण बना हुआ है। उसके द्वारा अर्जित पूंजी जहाँ मजदूरों के शोषण से आई है, वहीं उनके द्वारा बुद्धि के दुरुपयोग द्वारा भी वह व्यापक और सट्टेबाजारी इत्यादि अनेक प्रकार से संपन्न बनने में सफल रहा है। ज्ञान, विज्ञान, निर्माण और विनाश सभी बुद्धि से उद्भव है। बुद्धि की महत्ता स्वयं प्रतिपादित हो जाती है। मानव कैसे पशु से आज का सभ्य प्राणी बना है और चंद्रमा पर पहुंचा है। आज वह अंतरिक्ष पर बसने पर विचार कर रहा है। मानव सभ्यता के उत्थान में श्रम बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर है कि उस श्रम को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य बुद्धि द्वारा ही संपन्न होता है। आकाश चुंबती बहुमंजिला इमारतें जहां निर्माण में बुद्धि के योगदान की प्रकाष्ठा व्यक्त करती है, वहीं उपग्रह और अंतरिक्ष यान से उसे जो साध्य नहीं साधक सिद्ध करती है। बुद्धि के संसाधन में से सभी लक्ष्य जो है सधते हैं। बुद्धि का सार यही है। तो देखिए बुद्धि का सार क्या है, तो 27 का देखिए मानव जीवन में किसका सर्वोत्तम स्थान है। मानव जीवन में किसका सर्वोत्तम स्थान है, सी ऑप्शन। तो देखिए मानव जीवन में बुद्धि का सर्वोत्तम स्थान है। उपरोक्त गद्यांश में लेखक का मत है कि मानव जीवन में बुद्धि की महत्ता सर्वोपरि है। ज्ञान विज्ञान से लेकर मानव सभ्यता के विकास से लेकर आधुनिक ज्ञान विज्ञान निर्माण में बुद्धि के संसाधन द्वारा ही संभव हो गई है। 28 है किसका निर्माण बुद्धि के प्रयोग द्वारा हुआ है, तो 28 का डी ऑप्शन। तो देखिए 28 का क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान और उपग्रह के निर्माण जो है ये बुद्धि के प्रयोग द्वारा ही हुआ है। नेक्स्ट 29 नंबर, मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि द्वारा ही हो सकता है, तो क्या से है, 29 का सी, दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है कि निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो 30 का होगा बी ऑप्शन, वह सकुशल सहित अपने घर पहुंचा। तो देखिए दिए गए वाक्यों में वह अशुद्ध है कि वह जो है सकुशल सहित अपने घर पहुंचा। शुद्ध क्या होगा, वह सकुशल अपने घर पहुंच गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।